नतीजों पर फोकस। कल मार्केट बंद होने के बाद काफ़ी कंपनीज के नतीजे आए। कुछ कंपनीज के नतीजे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स भी देखने के लिए मिले थे, लेकिन पहला काउंटर रैलिस इंडिया, जो कि यार रैली भी कर रहा है, इस काउंटर पर नतीजे काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले हैं। रेवेन्यू 12%, प्रॉफिट 20% बढ़ा है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी के नतीजे काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले हैं। तो सनी सर, रैलिस इंडिया चूँकि थोड़ा सीजनल प्ले है, कल मैं बात भी कर रहा था, क्योंकि मानसून का इम्पैक्ट रहता है एग्रोकेमिकल से जुड़ी कंपनी, और उसका एक फ़ायदा मिला इस कंपनी को, चूँकि वाई ओ वाई इनका बेस बड़ा होता है, लेकिन इन्होंने उस बेस को भी बीट किया और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है 20% की ग्रोथ के साथ। सर क्या करें, काउंटर में तो आज 10% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है। आई थिंक आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम हमने रैलीज में कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे नतीजे आते हुए देखे हैं। ये कंपनी मैं पिछले 10-15 साल से ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे नहीं याद आता है कि कंपनी ने कंसिस्टेंटली जो गाइडेंस दिया था उससे कभी बीट किया है। एंड आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने काफी अच्छे नतीजे रैलीज की ओर से आते हुए देखे हैं। पर एट द सेम टाइम कंपनी बिलोंग टू टाटा ग्रुप, तो इसमें कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कोई डाउट नहीं है। आई थिंक एक जो इंडस्ट्री में जो एक नैरेटिव था कि एग्रोकेमिकल एज अ सेक्टर हैज बॉटम्ड आउट और जो इन्वेंट्री के जो इश्यूज थे वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं। आई थिंक पूरा उसका इम्पैक्ट हमने रैलीज में आते हुए दिखा है। आई थिंक वन शुड स्टे रिमेन इन्वेस्टेड आफ्टर लॉन्ग टाइम। कंपनी ने अच्छे नतीजे दिए हैं। एंड अगेन आपने बहुत सही कहा कि ये सीजनल इंडस्ट्री है, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड सेल्स यू विल सी प्रीडोमिनेटली इन द सितंबर क्वार्टर ओनली। तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि जो सितंबर क्वार्टर के नंबर है आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको वही प्रॉफिट का नंबर आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो अगेन वेरी गुड कंपनी बैक बाय टाटा ग्रुप, ट्रेडिंग एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन, स्टे रिमेन इन्वेस्टेड। बट यहाँ थोड़ा सा विजन लंबा रखना होगा क्योंकि दिसंबर क्वार्टर के नतीजे सितंबर क्वार्टर के सामने कमजोर आएंगे। बिल्कुल। तो सर अभी इसमें क्या कुछ टारगेट या विज़न लेकर चल सकते हैं, मतलब कुछ टारगेट रेंज। आई थिंक अगेन टारगेट को लेकर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जिसकी जो एनालिस्ट मीट है अभी तक पेंडिंग है। तो थोड़ा एक ओके, बार मैनेजमेंट से आउटलुक जानने के बाद में भी वी कैन अराइव एट अ फेयर वैल्यू। श्योर। सर मैं जानता हूँ के ई आई इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर आपकी टीम ने मैनेजमेंट कॉल ज़रूर अटेंड की होगी, आई एम श्योर। लेकिन यहाँ पर मैं पहले दर्शकों के लिए कंपनी के रिजल्ट्स पढ़ देता हूँ। रेवेन्यूज़ में 12% और प्रॉफिट में करीब 11% का जंप देखने के लिए मिला, लेकिन काउंटर में आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। सनी सर, क्यों आ रहा है ऐसा? आई थिंक केईआई में कहीं ना कहीं हमने देखा था कि जो स्टॉक है वो ऑलरेडी जो पॉजिटिविटी थी उसे कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर रहा था। और उसी के चलते एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग देखिए, जिस तरह से हम कहते हैं कि बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज, आई थिंक वो ट्रेड कहीं ना कहीं इसमें केईआई में प्ले आउट होते नजर आए। आई थिंक नतीजों में कोई कमी नहीं थी। नंबर्स वेर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, इनका काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स होते हैं जो प्री रिजल्ट अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड पोस्ट रिजल्ट अपने प्रॉफिट बुक करते हैं, आई थिंक उसका इम्पैक्ट है। और एट द सेम टाइम वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव हो चुके थे केईआई में। हमने ऑलरेडी देखा है कि कंपनी सालाना 600 650 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है एंड एट द सेम टाइम मार्केट कैप इज क्लोज टू 40,000 करोड़, तो थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। और इसी के चलते हमने आज एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है केईआई में। जी। तो सर गिरावट में खरीदें या अभी क्या करें इस काउंटर पर? आई थिंक थोड़ा समय वेट कर लेना चाहिए। लेट द स्टॉक स्टेबलाइज एंड देन वन कैन बाय ऑन डीप फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। ठीक है सर, बस मैं आपके 2 मिनट और लूँगा। दो काउंटर जिनके नतीजे कल ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आए थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पर नतीजे मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। एनआई 15%, मुनाफा 24% बढ़ा कंपनी का। बैंक की जो ग्रोथ गाइडेंस है वो करीब 15% इस साल के लिए दी गई है मैनेजमेंट की तरफ से। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक के 3.98% रहे, लेकिन उनका कहना है कि आरबीआई अगर रेट कट करता है तो उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की जो उन्होंने गाइडेंस दी है वो 3.75 से 3.85% रहने की दी है। सर क्या कुछ और पॉजिटिव या नेगेटिव्स आपको दिखा, और क्या आउटलुक है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर सर? अगेन बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर आउटलुक, अगर मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो आउटलुक काफी रोबस्ट है। बैंक ने गाइड भी किया है कि 20% एडवांसेस ग्रोथ करेंगे और 13 से 14% की डिपॉजिट ग्रोथ हम देखेंगे ओवरऑल फुल ईयर में। बट टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली नीम प्रेशर में रहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं रेपो रेट कट होगा तो एक लोन बुक का सर्टन हिस्सा रेपो रेट से लिंक होता है, जहां ऑटोमेटिक हम एक यील्ड में कंप्रेशन आते हुए देखते हैं।
अगर मैं स्टॉक प्राइस के लिहाज से बात करता हूँ तो आई थिंक आई वुड लाइक टू रिमेन न्यूट्रल, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पब्लिक सेक्टर बैंक है एट अ करंट मार्केट प्राइस। तो मैं मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस 50 से 55 के रेंज में और कुछ समय हॉवर करेगा। एंड वन शुड नॉट गो एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ बाइंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र एट अ करंट रेट। मे बी जब अगर मार्केट में कुछ करेक्शन होता है ड्यू टू दैट रीजन 50 के नीचे कहीं अगर बाय करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली तब कंसिडर किया जा सकता है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹60। बिल्कुल, तो 50 के आसपास खरीदें 60 रुपये के टारगेट के लिए। सर लास्ट काउंटर आपसे जो मैं बात करूंगा वो है HDFC AMC। यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यूज़ थे उसमें 38% और प्रॉफिट्स में 32% का जंप देखने के लिए मिला। AUM तो जो AMC है HDFC AMC उसका ज़बरदस्त है, 4676 बिलियन रुपीस का है। मार्केट शेयर 11.5% म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है। कंपनी अब PMS कारोबार में तो ग्रोथ देख ही रही है अपनी, और अब AIF पर भी फोकस काफ़ी कर रही है। और सर SBI सिक्योरिटीज़ की ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था आज मॉर्निंग में, तो उसमें लक्ष्य उन्होंने 4800 से 5000 रुपये की टारगेट रेंज दी है। सर चूँकि ये काउंटर उस रेंज के पास आ भी चुका है, तो अभी क्या करना है? आई थिंक विवेक जी, काफी अच्छी रैली है जीएसटी एमसी में हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है। आई थिंक स्टॉक कुछ दिन पहले तकरीबन 4000 4100 के आसपास चल रहा था और आज हम ऑलरेडी 4800 के आसपास है। तो 20% रिटर्न बहुत कम समय में बन चुका है। आई थिंक बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी। अगेन म्यूचुअल फंड एज अ बिजनेस कंटिन्यू टू डू वेल। जिस तरह से कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री का टारगेट भी है कि 100 लाख करोड़ का जो ईयूएम है ओवरऑल इंडस्ट्री का 2030 तक अचीव करने का, जो कि 12 से 14% की एक ओवरऑल ईयूएम ग्रोथ को टारगेट करता है। आई थिंक इंडस्ट्री इज ऑन ट्रैक फॉर दैट। बट अभी ऑफ लेट स्टॉक में अच्छी खासी रैली हो चुकी है। मे बी थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए, कंसोलिडेशन का, उसके बाद पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। कंपेयर टू एचडीएफसी एएमसी, जो बाकी की जो दूसरी एएमसीज है वहाँ थोड़े वैल्यूएशन रीजनेबल है। केस इन पॉइंट नाम इंडिया, जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ भी नतीजे काफी अच्छे आएंगे। आदित्य बिरला एएमसी अगेन विच इज इन फोकस टुडे। तो ये दो एएमसी भी रडार पर रह सकती है अपार्ट फ्रॉम एचडीएफसी एएमसी। बिल्कुल, तो सनी सर ने HDFC AMC पर भी व्यू दे दिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी। सनी सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। लेकिन अब हमारे साथ दूसरी खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं हेम सिक्योरिटीज़ से आस्था जैन मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग विवेक। थैंक यू वेरी मच मैम, इतने शॉर्ट नोटिस पर हमसे जोड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। मैम मैं कुछ एक रिज़ल्ट्स पर बात कर रहा था जिनके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में, और इम्पैक्ट भी हम देख चुके हैं मार्केट में। लेकिन आज चूँकि रिज़ल्ट्स काफ़ी हैं, तो मैं शुरुआत करता हूं जिन कंपनीज़ के नतीजे आ जा रहे हैं उनकी एक लिस्ट हमने बनाई हुई है, उसको एक बार देख लेते हैं, फिर ग्रेजुअली उन काउंटर पर एक एक करके बात करते हैं। बजाज ऑटो, आदित्य बिरला मनी, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, L&T टेक्नोलॉजीज़, एम्फेसिस और साउथ इंडियन बैंक, ये सभी कंपनियां हैं मेनली जिनके नतीजे आज देखने के लिए मिलेंगे। आस्था मैम, बजाज ऑटो, इस काउंटर को आप कैसे देख रही हैं ऑन चार्ट्स, क्योंकि हमने देखा कि ये काउंटर अच्छी रैली ऑलरेडी दिखा चुका है। जी बिल्कुल, देखिए बजाज ऑटो की बात करें तो रैली अच्छी आ चुकी है और जो चार्ट्स पे अभी पोजीशन दिख रही है वो अभी इतनी एनकरेजिंग नहीं लग रही है। ये मैं डेली चार्ट्स की बात करूं तो रिजल्ट्स आने से पहले थोड़ी सी उठापटक रह सकती है चार्ट्स के हिसाब से, और ये कोशिश कर सकता है कि एक बार में अपसाइड में 11,640 तक जाने का प्रयास करे अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। करना क्या है मेरे हिसाब से, रिजल्ट्स का बिल्कुल वेट करना है। 11,800 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये उसके पार निकलने में सक्षम हो जाता है तो मेरे हिसाब से ये और भी बढ़िया तेजी की तरफ जाता हुआ हमें नजर आएगा। तो जिन्होंने लिया हुआ है वो तो बिल्कुल अपनी पोजीशन को होल्ड करें, रिजल्ट्स का वेट करें और 11,800 के ऊपर का निकलने का बिल्कुल यहाँ पे एक चाहे तो उम्मीद रखें। लेकिन नई पोजीशंस अभी नहीं बनानी है। नई पोजीशन बनाने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ये वीक होता है, अराउंड द लेवल ऑफ 11,400 हमको मिलता है, तो नई पोजीशंस के लिए ये काउंटर भी अच्छा रहेगा। रिजल्ट से पहले नई पोजीशन ना बनाएं, अगर बनानी है तो डिप्स में बनाएं जो लेवल्स मैंने दिए हैं, लेकिन लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड करें। और 11,800 के ऊपर अगर इसने निकल दिया अपना लेवल तो फिर बिल्कुल ये तेजी में 12,000 से लेके 12,200 तक के लेवल भी दिखाता हुआ नजर आएगा।
बिल्कुल। एक दर्शक हमसे काफ़ी बार सवाल पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। अखिलेश कुमार जी वो बोल रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के शेयर हमारे पोर्टफोलियो में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अखिलेश जी मैं आपको बता दूं सर, टीवी 18 अब मर्ज हो चुका है नेटवर्क 18 से। ये हम बात 2 दिन से कर रहे थे। तो अब आपके पोर्टफोलियो में टीवी 18 नहीं दिखाई देगा, अब आपके पोर्टफोलियो में नेटवर्क 18 का शेयर दिखाई देगा। 172 शेयर जिनके पास टीवी 18 के थे उनको 100 शेयर नेटवर्क 18 के मिलेंगे। इस रेशो में आपको शेयर मिल जाएंगे। तो ये आप अपने ब्रोकर से कुछ दिन में पता कर लीजिएगा, तो नेटवर्क 18 के शेयर आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप उस हिसाब से अपनी कॉस्ट भी निकाल लीजिएगा। तो ये इसमें आपका कोई शेयर डीलिस्ट या कुछ ऐसी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक हमारे दर्शक हैं, वो दीपक जुगाड़ जी ये पूछ रहे हैं पीएनबी हाउसिंग पर और बीपीसीएल पर। पीएनबी हाउसिंग पर हम रोज बात करते हैं, बीपीसीएल पर पूछ लेता हूं मैं। आज समय इनके पास 362 रुपए के कुछ शेयर हैं, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। मैम क्रूड ऑयल भी गिर रहा है, कैसे देख रहे हैं बीपीसीएल को? देखिए लॉन्ग टर्म व्यू भी पॉजिटिव है। एक ही चीज है कि इसमें एक दायरा बना हुआ है, वो है 330 से 375 के बीच में। अगर इसने ऊपर में 375 76 का दायरा को तोड़ के ऊपर ट्रेड करने लगा तो लॉन्ग टर्म व्यू और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। पर अभी का भी व्यू पॉजिटिव ही है, तो मान के चलें कि इसमें तेजी जारी रहेगी, लेकिन ये तेजी के साथ साथ इस दायरे में भी घूमता हुआ नजर आएगा। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी बीपीसीएल में। स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 320 का, और टारगेट अभी इनिशियली तो 375 के रखे जा सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है, अगर 375 का लेवल क्रॉस हुआ तो इसमें और बड़ी तेजी फिर आती हुई नजर आएगी, जो इसको फर्दर ड्राइव करेगी 390 तक। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैम ने बता दिया अपना व्यू। कुछ एक और रिजल्ट्स, बिरला मनी इस काउंटर पर आज हमने देखा कि इसके नतीजे भी हैं, और नतीजों से पहले ही इस काउंटर में अपर सर्किट लग गया 5% का, और हम इस काउंटर पे मूव भी आते हुए देख रहे हैं, काफ़ी तेज़ चला है। और इनफैक्ट जो एंजल ब्रोकिंग के रिजल्ट्स आए उसके रिजल्ट्स ने काफ़ी पॉजिटिव सरप्राइज़ किया। कल तो इस काउंटर में मूव था ही एंजल ब्रोकिंग में, आज भी मूव काफ़ी तेज़ है। कल हमने देखा था कि एंजल ब्रोकिंग के रिजल्ट्स के बाद ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस के काउंटर में अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी। मैम कैसे देखें बिरला मनी को अब? देखिए आदित्य बिरला मनी में बिल्कुल तेजी का रुख अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। मेरी मार्केट होप कर रहा है कि रिजल्ट्स यहाँ पे बढ़िया आएंगे, तो तेजी इस काउंटर में अभी भी बनी हुई है। करना क्या है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि देखिए रिजल्ट से पहले मैं खरीदवा रही हूँ तो थोड़ा रिस्की ट्रेड भी हो जाता है। लेकिन अगर रिस्क ले सकते हैं तो इसमें बाइंग भी की जा सकती है। तो अगर थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं रिजल्ट्स देखने से पहले ही, तो फिर एक बाइंग की पोजीशन भी क्रिएट करी जा सकती है। कहाँ पे करनी है बाइंग की पोजीशन क्रिएट? मेरे हिसाब से बढ़िया लेवल 160 164 का रहेगा, वहां पे खरीदारी कर लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस फिर इसमें जो रखा जाएगा वो तकरीबन 100 मान के चलिए 40 का रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 160 पे खरीदे, 140 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट इसमें 185 से 179 यानी कि 185 से 189 के इनिशियली रखेंगे। तो ये काउंटर ठीक लगता है, खरीदारी करने की सलाह है। नो डाउट खरीदारी करा रहे हैं तो होल्ड तो बिल्कुल रखने की सलाह भी रहेगी। तो जिनके पास है वो बिल्कुल पोजीशन में भी बने रह सकते हैं, पहले के लिए हुए हैं तो 140 के स्टॉप लॉस के साथ 185 से 189 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल। एक मैम दर्शक हमारे पूछ रहे हैं, वैसे एंजल ब्रोकिंग पर मैंने सवाल ले लिया था, क्योंकि जो दूसरे दर्शक थे उन्होंने तो 2400 रुपये के लिए हुए थे, तो 3300 3400 आ गया, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन एक दर्शक पूछ रहे हैं क्या फ्रेश एंट्री इन लेवल्स पर बन सकती है क्या मैम? देखिए बिल्कुल, अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो बहुत ज्यादा तेजी काउंटर हो चुका है। तो अभी एक बार मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट कर ले, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। फ्रेश एंट्री करनी नहीं चाहिए, लेकिन रिस्की हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं इस लेवल पे फ्रेश एंट्री के लिए बोलूंगी तो जो स्टॉप लॉसेस दूंगी वो इतने फेवरेबल नहीं निकलेंगे। इसलिए गिरावट में खरीदारी करें, ज्यादा बेटर है। तो अभी नहीं खरीदना है, थोड़ी सी गिरावट आती है। कहाँ तक की गिरावट देखनी है? मेरे हिसाब से 3200 के आसपास, 3100 के आसपास मिले तो वहां पे खरीदारी करने के ज्यादा अच्छे यहाँ पे मौके लगते हैं। और 3200 के आसपास खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस फिर उसमें जो रखा जाएगा अपनी पोजिशन में, वो इनिशियली तो रहेगा 2800 के आसपास का, और टारगेट भी फिर इसमें बड़े हैं, 3400 से लेके 3500 के टारगेट्स के लिए देखा जा सकता है। तो थोड़ी गिरावट में खरीदारी करें, क्योंकि अभी बहुत तेज हो गया है। इस लेवल पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है नई एंट्री अगर तुरंत करेंगे तो। जी।
एक और काउंटर जिसके रिजल्ट्स आज देखने के लिए मिलेंगे, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। इस कंपनी के नतीजों में हमने देखा कि मैम जनरली अच्छे नतीजे रहे और ये काउंटर एक समय पर आई रिमेंबर 60-70 रुपये का था, लेकिन अब ये 600 रुपये का हो गया, 650 रुपये का हो गया। क्या करना चाहिए मैम इस काउंटर पर अब? देखिए काउंटर तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा मजबूत ही बना हुआ है, स्पेशली डेली चार्ट्स पे तो मजबूत ही बनी हुई है। तो काउंटर मजबूत बना हुआ है, फिर भी मेरा ये आइडिया है कि ये शेयर थोड़ा वॉलेटाइल भी है। तो आइडिया यही है कि बेटर है थोड़ा सा हम इसमें रिस्क अवर्स रहें और रिजल्ट्स के आने के बाद इसमें एंट्री लें या जो भी हमें पोजीशन के साथ करना है वो करें। लेकिन जिन्होंने लिया हुआ है वो अभी ना निकले, वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 580 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर रिजल्ट्स बढ़िया रहे तो काफी ब्राइट चांसेस हैं कि ये ऊपर में एक बार 680 और उसके बाद 720 के भी स्तर दिखा सकता है। नई पोजीशन के लिए रिजल्ट्स आने का हम वेट करेंगे, लिया हुआ है तो हम होल्ड करेंगे 580 के स्टॉप लॉस के साथ। L&T टेक मैम, इसके नतीजे होंगे आज, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि TCS के रिजल्ट्स ने डिसअपॉइंट किया एंड HCL ने कुछ होप भी दी। अब क्या करें L&T टेक पर? देखिए L&T टेक में अभी थोड़ा मिला जुला यहाँ पे एक चार्ट का बिहेवियर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में चार्ट ठीक लग रहा है लेकिन मीडियम टर्म में ठीक नहीं लग रहा है। तो इस तरह के जब मिले जुले रुझान आते हैं तो हम यही बोलते हैं कि रिजल्ट्स का वेट करके फिर पोजीशन लें। तो L&T टेक में भी मेरी राय यही है, क्योंकि चार्ट्स में अभी क्लियरली यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाने जैसे संकेत आ रहे हैं। तो अभी रुक जाए, रिजल्ट्स के बाद इसमें पोजीशन बनाएं। लेकिन लिया हुआ है उन लोगों को तो होल्ड ही रखना है। 5000 के स्टॉप लॉस के साथ रिजल्ट्स बढ़िया आए, सब कुछ अच्छा रहा तो 5500 से 5800 तक की भी ये दौड़ लगाता हुआ नजर आ सकता है काउंटर। जी, प्रवीण नेत्री जी का सवाल है मैम, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एंट्री कर सकते हैं क्या? मैम रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के बाद काउंटर कल पिटा भी, और कल और परसों, और अब क्या लग रहा है आपको, ये बॉटम बना चुका है या अभी और बॉटम बनाएगा? मेरे हिसाब से थोड़ा सा बॉटम और बनेगा, तो अभी एंट्री ना करें। प्रवीण जी को सलाह है थोड़ा सा और गिरावट का वेट करें। कहाँ तक वेट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से सब 2640 2645 तक अगर आता है तो वहां पे हम मौके ढूंढेंगे। यानी कि यहाँ से भी 50-60 पॉइंट अभी मोटा मोटी माने तो 50 पॉइंट नीचे में हम इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। तो अभी ना करें क्योंकि रिजल्ट्स में भी बहुत बड़ा कुछ ट्रिगर नहीं था। जियो जो रिलायंस जियो है वहां की वजह से ही रिजल्ट्स में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी। बाकी वर्टिकल्स और सेगमेंट्स इतने बढ़िया नहीं थे और शायद मार्केट्स को वही अच्छा नहीं लगा। तो मेरे हिसाब से अभी ना खरीदें। जो मैंने आपको स्तर बताया है 2640 के आसपास, तब खरीदने की कोशिश करेंगे, या फिर वहां तक आता है तो वापस से अपनी पोजीशन को या लेने के इरादे को आप रिव्यू कर सकते हैं। बट अभी रुक जाइए, खरीदारी ना करें फ्रेश इसमें। बिल्कुल। एमफेसिस में हम मिड कैप आईटी की कंपनी है, और यहाँ पर किस तरह का रुझान आपको लग रहा है प्री रिजल्ट, क्योंकि आज रिजल्ट हैं कंपनी के, कैसे ट्रेड करें इस काउंटर को? देखिए एम्फेसिस की बात करें तो ये काउंटर भी अभी मजबूत नहीं है। ये काउंटर बहुत दायरे में घूम रहा है काफी दिनों से, जिससे ये समझ में आ रहा है कि रिजल्ट्स के आने के पहले थोड़ी सी कॉशियसनेस है, एक कंसर्न है। तो ये अभी काउंटर इतना मजबूत नहीं लग रहा है। कुछ एक लेवल ब्रेक करे तो शायद मजबूती लो तोड़े। कौन सा लेवल रहेगा? मेरे हिसाब से 3000 के ऊपर के स्तर ये पार कर दे, यहाँ 3020 के ऊपर निकल जाए तो फिर हो सकता है कि ये तेजी पकड़े। तो एम्फेसिस में नहीं तो एक दायरेमंद कारोबार ही नजर होता हुआ नजर आएगा, और दायरेमंद कारोबार का रेंज है 2830 और 3100, यानी कि 2800 से 3100 मान लीजिए, उसके बीच में ही घूमता हुआ नजर आएगा। इस काउंटर से अभी थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, रिजल्ट्स आने के बाद देखते हैं। ये काउंटर में अभी स्ट्रेंथ लग नहीं रही है, और अगर स्ट्रेंथ भी आई तो ये एक दायरेमंद कारोबार ही होता हुआ नजर आएगा, जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं उनके बीच में। जी, एक काउंटर है मैम साउथ इंडियन बैंक, इसके नतीजे भी हैं, और साउथ इंडियन बैंक के नतीजों पर हमारे काफ़ी दर्शक सवाल भी पूछ रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक में करना क्या चाहिए, क्या फ्रेश एंट्री बनती है? कैसे देख रहे हैं मैम इस काउंटर को? देखिए रिस्क ले सकते हैं तो एक फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स में, सिर्फ चार्ट्स के हिसाब से यहाँ पे बात कर रही हूँ आज, चार्ट्स की पोजीशन डेली पे मजबूत बन रही है, जो दर्शा रही है कि एक बार ये अटेम्प्ट मारेगा ऊपर में 25 रुपए। मैं बहुत बड़े लेवल्स नहीं दे रही हूँ क्योंकि रिजल्ट आगे लाइंड अप है। 25 25.5 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो रिस्क ले सकते हैं तो ही रिजल्ट से पहले इसमें एक एंट्री लें। 25 25.5 के टारगेट्स के लिए अभी चल रहा है 24 रुपए 20 पैसे।
तो एंट्री कर सकते हैं 23 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स अभी तो इनिशियली 25.5 तक का रख के इसमें काम किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन टू यू मैम, एक हमारे दर्शक हैं अमर सिंह जी, ये पूछ रहे हैं कि आपकी रिकमेंडेशन पर उन्होंने वेस्टर्न कैरियर के आईपीओ में पैसा लगाया था, थोड़ा शेयर नीचे आ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म वो रख सकते हैं क्या? अभी पोजीशन में बने रहें वो? देखिए, वेस्टर्न कैरियर्स की जहां तक बात है, हमारे उस टाइम 3 आईपीओ चल रहे थे, जिसमें शायद मैंने दूसरे और तीसरे नंबर पे उसको रखा था। पहला आर्किड डेवलपर्स, माफ कीजिएगा, पहले मैंने नॉर्थ वन को दिया था और उसके बाद फिर ये आर्किड डेवलपर्स और वेस्टर्न कैरियर की हमारी रैंकिंग थी। तो वेस्टर्न कैरियर्स आईपीओ में लगाया है। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल यहाँ पे लगा लें, क्योंकि जब बातचीत हुई थी तभी भी मैंने कहा था कि सीमित लिस्टिंग गेन होते हुए नजर आएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए ये एक कैंडिडेट लगता है। तो वही चीज है, अभी भी मैं इसमें लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हूँ। लॉन्ग टर्म में बने रहे, क्योंकि वैसे भी इशू प्राइस से बहुत बड़ा नीचे तो अभी भी नहीं चल रहा है। तो होल्ड ही कर सकते हैं वेस्टर्न कैरियर्स के आईपीओ में जो अलॉटमेंट हुए हैं उस क्वांटिटी को। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ से 2 से 3 महीने में हमें ये इशू प्राइस के ऊपर बिल्कुल जाता हुआ नजर आएगा और रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। आस्था मैम, आप हमारे साथ जुड़े मैम ऑन ए वेरी शॉर्ट नोटिस, एंड थैंक यू वेरी मच मैम हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद।